हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम समरी देखेंगे। एक बहुत ही प्रचलित नॉवेल है जेन एयर, जो कि लिखा गया है शार्लेट ब्रोंटी के द्वारा। यूपी जीडीसी के सिलेबस में इसमें शामिल किया गया है। अदर स्टेट्स के एग्जाम में भी इसको फ्रिक्वेंटली इंक्लूड किया जाता है। यूजीसी नेट इंग्लिश का जो एग्जाम रहता है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है इससे कुछ ना कुछ पूछे जाने की। इस नॉवेल के टाइटल से ज़्यादा इससे जुड़ा हुआ एक जो फेमिनिस्ट ट्रैक है या ट्रेंड हम कह सकते हैं, जो कि कहा जाता है मैड वुमन इन द एटिक का जो चलता है एक टर्म, मैड वुमन इन द एटिक। तो ये इसी नॉवेल से ही जुड़ा रहता है और ये अक्सर पूछा जाता है कि मैड वुमन इन द एटिक का जो सीन है या जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टर है, वो किस नॉवेल में आता है। तो जेन एयर से लिया गया है, गॉथिक रोमांस है। इसके अलावा जो एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी है जिसमें प्रोटैगनिस्ट बड़ा होता है और तमाम चीज़ों से गुजरता हुआ वो मतलब इनोसेंस से मेच्योरिटी की तरफ बढ़ता है, या बिल्डंग्स रोमा जो टर्म होता है जर्मन, उस कैटेगरी में इसको शामिल किया जाता है। 1847 में ये नोवेल पब्लिश हुआ था। और जो शार्लेट ब्रोंटी हैं, इनकी दो बहनें और थीं जिनका नाम था, आपको पता होगा कि एमिली और एनी। एमिली ब्रोंटी और एनी ब्रोंटी, इन्होंने भी नॉवेल्स लिखे थे। तीनों बहनें शुरुआत में जब इन्होंने लिखा था तो इन्होंने कोशिश की थी दुनिया इनको ना जाने, तो तीनों ने अपना अपना एक सूडनिम रखा था। सूडनिम का मतलब होता है छद्म नाम। तो शार्लेट ब्रोंटी का नाम था करर वेल और उनकी बाकी दो बहनों का नाम था एलिस वेल और एक्टन वेल। ये भी यो जो एग्ज़ाम हुआ था एक बार केबीएस का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तीनों बहनों का क्या क्या नाम था। तो एलिस बेल और थर्ड वाली जो थी उनका नाम था एक्टन बेल। तीनों ने अपना अपना एक नाम रखा हुआ था और तीनों ही लिखा करती थी। तो शार्लेट ब्रोंटी का नॉवल है जेन एयर गॉथिक। अच्छा, इसका सबटाइटल भी है एन ऑटोबायोग्राफी। ये इंटरेस्टिंग है, इसलिए इंटरेस्टिंग है कि ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं जरूर इस कहानी में, लेकिन बहुत ज़्यादा कहो एकदम डायरेक्ट वाले हों वैसे नहीं है। बस इसकी जो प्रोटैगनिस्ट है तो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है इस नोवेल में। फर्स्ट पर्सन नरेशन का इस्तेमाल किया गया है जिसमें जेन अपनी खुद की कहानी सुनाती है। दैट्स वाई इट इज सबटाइटल्ड एज एन ऑटोबायोग्राफी। अच्छा, प्रोटो फेमिनिस्ट इसको कहा जाता है। वर्जीनिया वुल्फ ने इसको काफ़ी हाई रेट किया था। कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया। अब कोई भी चीज़ है पूरी तरह से परफेक्ट नहीं रहती, कुछ लोग तारीफ करते हैं, कुछ उसको कमियां ढूंढते हैं। और 5 पार्ट्स हैं: गेट्स हेड, लोवुड, थॉर्नफील्ड, मूर हाउस एंड फर्नडीन। थीम्स की बात कर ली जाए तो पेट्रियार्की एंड सबजुगेशन, प्रोटोफेमिनिज्म, इक्वालिटी, क्लास, जेंडर एंड हिपोक्रेसी, इन सारी थीम्स को नोवेल कवर करता है। देख लेते हैं इसके कैरेक्टर्स को। तो प्रोटैगनिस्ट है अपनी जेन एयर, जो कि एक ऑर्फन होती हैं शुरुआत में, और लेकिन बड़े होकर के इंडिपेंडेंट बन जाती हैं, जिनका मेन फोकस होता है इक्वालिटी पर। इनको झुकना पसंद बिल्कुल नहीं है, इनको कोई एक्सप्लॉइट करे या इनके राइट्स को इग्नोर करे, ये इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड फेमिनिस्ट नॉवेल। एंड शी इज़ इमोशनल बट प्रैक्टिकली इंटेलिजेंट। शी इज़ फ्रिक्वेंटली कंपेयर टू ए केज्ड बर्ड इन द नॉवेल। अक्सर ये एक सिंबलिज्म आता है इनका। शी इज फ्रिक्वेंटली कंपेयर टू अ केज्ड बर्ड इन द नोवेल। एडवर्ड रोचेस्टर ये बायरनिक हीरो हैं, जो कि अपने आप में मतलब बहुत ही पैशनेट हैं, प्रैक्टिकल हैं और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एंथुसियास्टिक हैं। तो लॉर्ड बायरन के जो हीरो रहते हैं उसी ट्रेंड पर इनको कंपोज किया गया है। जेन्स लव इंटरेस्ट, जेन को इनसे प्यार हो जाता है। पहले तो वन साइडेड होता है, बाद में रोचेस्टर को भी इनसे होता है। इनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा डार्क है और इनकी कुछ डिज़ायर्स भी रहती हैं जो कि सेल्फिश भी कही गई हैं। लेकिन परेशानियाँ उठाने के बाद ये अपने आप को प्योरिटी इनके कैरेक्टर में आ जाती है और अंततः बाद में जेन और इनका एक रिकन्सिलिएशन होता है, वो भी एंड में होता है। बर्था मैसन, ये जो इनके साथ टर्म जुड़ा है द मैड वुमन इन द एटिक, ये यही है। मैड वुमन इन द एटिक यही है। रोचेस्टर्स की ये वाइफ है, जमैकन और वेस्ट इंडीज़ की हैं और पागल हो चुकी हैं, तो इसकी वजह से इनको एटिक का मतलब जो एक कह सकते हैं कि छत के ऊपर जो एक छोटा-सा कमरा कोई बनवा देता है, अटारी जिसको हिंदी में बोलते हैं, उस अटारी में इनको बंद करके रखा जाता है। और कुछ जो बाद में क्रिटिक्स हुए हैं, उन्होंने इसको फेमिनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। तो ये जेन का डिप्रेस्ड पैशन और एंगर का सिंबोलिज़्म है। सेंट जॉन रिवर्स,
ये जेन के कज़न निकलते हैं बाद में, क्लर्जी हैं और बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और रैशनल हैं, बहुत ही ज़्यादा तार्किक हैं इनमें, इन्हें हर बात में तर्क ढूँढने की आदत होती है। यह जेन को प्रपोज़ करते हैं, लेकिन प्रपोज़ भी करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एहसान कर रहे हो कि मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बना दूँगा टाइप। तो जेन ऐसी महिला है नहीं, तो वो इनको रिजेक्ट कर देती है। हेलन वन्स जेन जहाँ पढ़ती है लोवुड स्कूल में, वहाँ उसकी एक मित्र बनती है ये। ये बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस होती है, चाइल्डहुड फ्रेंड उनकी रहती है और इसको शार्लट ब्रॉन्टी ने अपनी कहीं न कहीं बहनों के जो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं उनको शामिल करने के लिए इस कैरेक्टर को क्रिएट किया है नॉवल में। मिसेस रीड ये जेन की क्रूअल और बदला लेने वाली आंटी होती हैं, वैसे तो बुआ होती हैं इनकी, लेकिन बेकार हैं, जो कि उसको पालन-पोषण करती हैं और अंततः वैसे तो ये इनका शोषण ही करती हैं जेन का, लेकिन जो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस रहता है इनके शोषण का, वो ये है कि जेन के अंदर बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने की क्षमता और जो परिपक्वता है, मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ जाती है। टॉर्चर से ही वो सीख जाती है, हालाँकि ये नहीं चाहती सिखाना, लेकिन वो सीख जाती है। अब देखते हैं कहानी को। तो पार्ट फर्स्ट गेट सेट में कहाँ से स्टोरी शुरू होती है। जो जेन है हमारी, ये 10 साल की होती है, मिसेस रीड इसको पाल रही होती हैं। 10 साल की स्टोरी से शुरू होती है कहानी, मतलब 10 साल की उम्र से। शी इज़ कॉन्स्टेंटली वलीड बाय रीड्स, उनकी बच्चों के द्वारा लगातार उसको टॉर्चर किया जाता है, सब उसको मारते-पीटते हैं। लेकिन रीड जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूअल हैं और इनसेंसिटिव हैं, उनके बच्चे जेन को मारते हैं तो रीड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको और अच्छा लगता है कि ठीक है, मैं नहीं मार पा रही हूँ तो मेरे बच्चे इसको मार रहे हैं, बहुत ज़्यादा विंडिक्टिव और इनसेंसिटिव हैं। और जब कभी जेन अगर बदले में मार देती है रीड के बच्चों को, तो जेन को एक रेड रूम रखा गया है स्पेशली जेन को बंद करने के लिए, उसमें इसको बंद कर दिया जाता है। जब उसको बंद कर दिया जाता है तो रेड रूम ऐसा है जो कि पूरी तरह से भूतिया है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, एकदम साइलेंट, और वहाँ बहुत ज़्यादा शांति है, मिस्टीरियस फिगर्स जेन को दिखाई देने लगते हैं। जो गॉथिक एलिमेंट्स हैं नोवेल में वो ऐसे दिखाए गए हैं। उसको लगता है कि एक लाइट है, जो पोर्ट्रेट लगा हुआ है उसके ऊपर लाइट पड़ रही है, लाइट में पोर्ट्रेट पढ़ने के बाद पोर्ट्रेट का जो कैरेक्टर है वो उससे बात करने लगा है, ऐसा उसको लगता है। जैसा उसको लगता है तो वो डर से चिल्लाने लगती है रेड रूम में बंद होने के बाद, लेकिन कोई भी उसका रेस्क्यू करने नहीं आता है, कोई भी उसकी हालचाल फ़िक्र लेने नहीं आता है। अब अगले चैप्टर में पता चलता है कि जो जेन है उसका कोई दूर के रिश्तेदार भी हैं, चाचा, जिनका नाम है जॉन एयर। जॉन एयर उनका नाम है, इसी वजह से उसको बाद में जेन को एयर सरनेम मिलता है। अब उसको ये भी पूछा जाता है कि क्या तुम स्कूल जाना चाहोगी? ये क्यों पूछा जाता है? एक्चुअली रीड नहीं चाहती हैं कि वो डेली उनके बच्चों के साथ खेले, परेशान करे उनको, वो अपने बच्चों की आज़ादी चाहती हैं, उससे छुटकारा चाहती हैं। दैट्स व्हाई शी आस्क्स हर कि क्या स्कूल जाना, वुड यू लाइक टू गो टू स्कूल? तो मजबूरी में, क्योंकि जेन भी चाहती है इनसे दूर भागना कि कम से कम कहीं और जाऊँगी, तो वो तैयार हो जाती है कि ठीक है, मुझे स्कूल भेज दीजिए। स्कूल का चेयरमैन बुलाया जाता है जिनका नाम है मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट। वो आते हैं, आते ही देखते हैं कि वो इसको जेन उसको देखती है कि बहुत ज़्यादा अनसोफिस्टिकेटेड और बहुत बैड मैनर्स के इंसान हैं टीचर, चेयरमैन है स्कूल के, लेकिन मैनर्स बहुत ज़्यादा असभ्य हैं इनके। और आते ही जेन से पूछने लगते हैं कुछ क्वेश्चंस, धार्मिक क्वेश्चन पूछने लगते हैं, जैसे कई बार अपने इंडियन सोसाइटी में भी कोई मेहमान आता है, मेहमान किसी बच्चे से पूछता है कि भैया आपके बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है, तो कुछ लोग कहते हैं आप खुद ही पूछ लो, तो मेहमान भी बच्चे का इंटरव्यू लेने लगता है। ऐसे लोगों को बच्चे पसंद नहीं करते कि भाई आए, आप आके चाय पियो, नाश्ता करो, बैठो, बातें करो, कि मेरा इंटरव्यू लेने लगे। तो आजकल वैसे हमें बचना चाहिए, कहीं गए हैं तो बच्चों का इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए। तो बस वैसा ही होता है, वो पूछते हैं जेन से तमाम बातें कि हाँ भाई कुछ नहीं, पहाड़े सुनाओ, काउंटिंग सुनाओ, तमाम बातें लोग कहने लगते हैं। तो वो जब नहीं सुना पाती धार्मिक उपदेश, तो वो उसको डाँटते हैं, चाइड्स डाँटते हैं बहुत ज़्यादा कि तुम बहुत बेकार हो, तुम बिगड़ी हुई लड़की हो, ऐसे-वैसे, और बाद में चले जाते हैं। अब इधर जेन और मिसेस रीड की लड़ाई हो जाती है, तो जेन मिसेस रीड को बता देती है कि मैं नफ़रत करती हूँ, मुझे यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम मुझे स्कूल ही भेज दो, वही अच्छा है। इसके अलावा वो इतना ज़्यादा बोल्डली ये भी कह देती है कि तुम मुझे मिसट्रीट कर रही हो, तुम मेरे साथ धोखाधड़ी कर रही हो और डिस्क्रिमिनेशन कर रही हो, भेदभाव कर रही हो, अपने बच्चों का लाड-प्यार करती हो और मुझे तुम ऐसे रखती हो, टॉर्चर कर रही हो मेरा। तो मिसेस रीड को ये बहुत बुरा लगता है। अब जो 5वां चैप्टर है उसमें जेन पहुँच चुकी है कहाँ? स्कूल में। स्कूल का नाम है लोवुड, यही इसका पार्ट भी है, सेकंड पार्ट लोवुड। जहाँ वो पहुँच जाती है उसको हेलन बर्न्स मिलती है, वहाँ उससे वो दोस्ती कर लेती है। हेलन बर्न्स उसको बहुत कुछ समझाती है,
जब उसको पनिशमेंट मिलता है जेन को, तो हेलन उसको समझाती है कोई बात नहीं, पनिशमेंट और अफेक्शन दोनों हम साथ साथ लेके चलते हैं। कोई हमें परेशान कर रहा है तब भी हम उसके प्रति अफेक्शन दिखाएं। लेकिन जेन इस बात को नहीं मानती, वो कहती है ऐसा नहीं है, हमें अगर कोई पनिशमेंट दे रहा है तो हम उससे अफेक्शन क्यों दिखाएं, हम भी उसको वैसा ही बिहेवियर करें। लेकिन हेलन उसको समझाती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमें अपने आप को बहुत ही पेशेंट और बहुत ही टॉलरेंट रखना चाहिए। अब ब्रोकलहर्स्ट आते हैं और आते ही टीचर्स को डांटने लगते हैं कि तुमने क्या किया है, लड़कियां देखो ऐसे घूम रही हैं, कोई बाल खोले है, कोई स्कर्ट ऐसे पहने, कोई वैसे पहने, और तुम एकदम लापरवाह हो। सारे टीचर्स को वो डांटने लगते हैं। जब वो डांट ही रहे होते हैं कि जेन अचानक से खड़ी होती है, वहां उसके हाथ से एक प्लेट गिर जाती है। जैसे ही प्लेट गिरती है, ब्रोकलहर्स्ट को गुस्सा आ जाता है और वो जेन को पनिशमेंट दे देते हैं। 1 डेढ़ घंटे तक स्टूल पे उसको खड़ा कर देते हैं कि खड़ी रहोगी तुम, यहाँ से हिलोगी नहीं। अब बेचारी वो हंसी का पात्र बनती है, बहुत दुखी हो जाती है। दुखी होने के बाद हेलन के पास पहुंचती है। हेलन उसको समझाती है कि चलो कोई बात नहीं, माफ कर दो, फॉरगिवनेस में बहुत ताकत है, हमें माफ करना आना चाहिए। धीरे धीरे जेन वहाँ एडजस्ट कर लेती है उस एटमॉस्फेयर में। एडजस्ट होने के बाद वो अगले ग्रेड में पहुंच जाती है। अगले चैप्टर में शार्लोट ब्रोंटी ने उन ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स को शामिल किया है जिसमें उनकी दो बहनें कंजप्शन मतलब जो ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी होती है उससे मर गई थी। ठीक वैसे ही हेलन वंस जो है वो भी ट्यूबरकुलोसिस से मर जाती है इसी स्कूल में। और वैसे ही जैसे इनकी दो सिस्टर्स कभी किसी स्कूल में जाके एक्सपायर हो गई थी। अगर आप इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो वो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स यहाँ पर शामिल किए हैं। अब धीरे धीरे 8 साल गुजर चुके हैं इस स्कूल में। 6 साल उसने पढ़ाई की है। 6 साल पढ़ाई करने के बाद जेन इसी स्कूल में टीचर भी बन गई है। अब वो देखना चाहती है कि बहुत दिन हो गए यहाँ रहते रहते, अब वो अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव चाहती है। बदलाव क्या है? वो गवर्नेंस बनना चाहती है किसी स्कूल जैसे, कहीं किसी घर में रह के जो पढ़ाते थे वो लोग, उनको गवर्नेंस कहा जाता था एक एक सिंगल बच्चे को। तो एक एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है। एडवर्टाइजमेंट जब वो देती है तब उसके पास एक ऑफर आता है थॉर्नफील्ड से, जहाँ पर 10 साल की एक बच्ची को उसे पढ़ाने जाना है। अब पार्ट थर्ड शुरू होता है थॉर्नफील्ड में, जहाँ वो पहुँच चुकी है। वहाँ पहुँचने के बाद अपनी गवर्नेंस की ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है। उसको वहाँ वेलकम किया जाता है मिसिस फेयरफैक्स के द्वारा, जो कि एक कह सकते हैं कि हाउसकीपर हैं। हाउसकीपर किसकी है? रॉचेस्टर की। रॉचेस्टर का एक बड़ा सा घर है, उसी घर की ये हाउसकीपर हैं। और यहीं पर इसको मिलती है एक लड़की जिसका नाम है मिस एडेल वेरेंस। ये इसको पढ़ानी है जेन को, जो कि रोचेस्टर की कह सकते हैं कि लड़की ही है वैसे तो, लेकिन रोचेस्टर बहुत ज़्यादा नहीं मानता है कि नहीं है, वो कहानी में आगे पता चलेगा। अब रोचेस्टर जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और पूरी दुनियादारी में एकदम पढ़े लिखे समझदार इंसान मालूम पड़ते हैं। और मिसेस फेयरफैक्स जो है वो कहती है जेन से कि चलो आओ मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। अब घर देखने के बाद वो थर्ड स्टोरी पे पहुंचते हैं उस घर की, जहां पर अचानक से जेन को एक एक हंसने जैसी दी है यहाँ पर एंड, हंसने जैसी मतलब बहुत ही डरावनी हंसी और बहुत ही मिस्टीरियस टाइप की हंसी एक बंद कमरे से सुनाई देती है। तो जेन उससे पूछती है आखिर ये क्या है भाई, ये बंद कमरा, इसके अंदर से कौन हंस रहा है, ऐसा भूतिया हंसी कौन हंस रहा है? तो फेयरफैक्स बताती हैं कि कोई नहीं, कोई नौकर है। नौकर का नाम होता है ग्रेस पूल, जो उसको पहली बार में बताती है कि वो ग्रेस पूल होगी, वो ऐसे हंसती रहती है, तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जेन जब फ्री होती है तब वो थोड़ा कहीं घूमने भी जाती है। घूमने एक दिन जा रही होती है तो उसको एक स्ट्रेंजर मिलता है जो कि अपने घोड़े से गिर चुका है। घोड़े से गिरे हुए स्ट्रेंजर को जब वो उठाने जाती है तो पता चलता है वो रोचेस्टर है, जिसकी वो हेल्प कर रही होती है। अगले दिन रोचेस्टर उसको अपने साथ चाय पीने के लिए इनवाइट करता है। चाय पीते वक्त रोचेस्टर उसकी तारीफ करता है कि तुम बहुत मेहनती हो, तुमने एडेल को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम्हारे आने से मैं थोड़ा फ्री हो गया हूँ। इस तरह से वो कहता है। और फेयरफैक्स जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है उसका नेचर, कि मेरा जो मालिक है रोचेस्टर, उसका नेचर क्या है। लेकिन जेन को रोचेस्टर एकदम मिस्टीरियस इंसान लगता है, जिसके बारे में वो अभी भी बहुत कुछ जान नहीं पाई है। रहस्यमय इंसान प्रतीत होता है जेन को। जेन और रोचेस्टर की मुलाकात ज़्यादा नहीं होती क्योंकि रोचेस्टर बहुत कम आया करता है, बिजी इंसान है, कहीं ना कहीं जाया करता है। लेकिन एक दिन रोचेस्टर आता है गिफ्ट लेकर के अडेल के लिए, और दोनों में बातचीत होने लगती है जेन और रोचेस्टर में। और धीरे धीरे दोनों की बातचीत थोड़ी सी और ज़्यादा ईज वाली होने लगती है। लेकिन फिर भी एक रहस्य सा, ऐसा लगता है कि रोचेस्टर की लाइफ में कुछ ऐसा सीक्रेट है जो कि वो नहीं बता रहा है, ऐसा जेन को महसूस होता है। खैर कोई नहीं, रोचेस्टर को बताता है कि मेरी ज़िंदगी कैसी थी कभी किसी टाइम पर। जो अडेल है
वो उसकी एक फ्रेंच मिस्ट्रेस थी, उसकी बेटी है, जिसने उसको धोखा दे दिया है किसी और के लिए। अब रोचेस्टर को पूरी तरह से लगता भी नहीं है कि अडेल उसकी बेटी है, लेकिन रोचेस्टर अच्छा इंसान है तो अपनी अकाउंटेबिलिटी समझ के, जिम्मेदारी समझ के उसका पालन पोषण कर रहा है, क्योंकि वो सिंपैथेटिक है अडेल के प्रति। अब रात में अचानक से फिर से जेन को वही एक राक्षसी हंसी सुनाई देने लगती है। आखिर ये है क्या? और वो बहुत डर जाती है, क्योंकि बार-बार से उसका बंद कमरे से एक राक्षसी हँसी-सी लगती है, ऐसा क्या है? जो गॉथिक एलिमेंट्स हैं वो इसी तरह से शामिल किए गए हैं। अचानक से उसे लगता है कि धुआँ उठ रहा है रोचेस्टर के कमरे से। जेन उठ जाती है, रात में उठ के जाती है, रोचेस्टर सो रहा है। वो रोचेस्टर को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उठता ही नहीं है। धीरे-धीरे पर्दे जलने लगते हैं, तो किसी तरह से बेचारी भाग-दौड़ के नौकरों को जगाकर उस आग को बुझाती है। जब रोचेस्टर उठता है, तब रोचेस्टर बहुत ज़्यादा उसके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है, कि बहुत ज़्यादा कहता है कि तुमने मेरी जान बचा ली, तुम मेरी ज़िंदगी बचा ली। और ये आग लगाई किसने है? तो जो क्लोज़ डोर में सर्वेंट रहता है ग्रेसफुल, उसके बारे में बात की गई। शायद उसने घर में आग लगाई होगी, लेकिन आग लगाता कौन है, ये सस्पेंस है जो कि बाद में रिवील होगा। अगर अभी मैं बता दूँगा तो हो सकता है आपको आगे स्टोरी में मज़ा ना आए, तो इसलिए ये बात बाद में पता चलेगी, आग लगाई किसने थी। अगले दिन जेन दोनों तरह से फ़ील कर रही है, कन्फ्यूज़्ड भी है, एक्साइटेड भी है रोचेस्टर को देखने के लिए, जो कि कहीं जा चुका है किसी मीटिंग में, कहीं उसको जाना था। और एक्चुअली जेन को रोचेस्टर से प्यार हो गया है, और प्यार कैसा हो गया? वन साइडेड। रोचेस्टर ने अभी जेन में थोड़ा-सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, लेकिन जेन को उससे प्यार हो गया है। लेकिन जैसे ही वो अपनी फीलिंग्स को डेवलप कर ही रही होती है, उसको पता चलता है कि रोचेस्टर की तो एक गर्लफ्रेंड टाइप की है, जिसका नाम है मिस ब्लैंच इंग्राम, जो कि उसकी प्रतिद्वंदी है। इससे पहले कि उसकी उम्मीदें बनती, वो पहले से ही टूट गई। अब रोचेस्टर भी इंग्राम में इंटरेस्टेड है। 1 हफ्ता गुजर जाता है, रोचेस्टर नहीं आता है। फेयरफैक्स बताती है कि 3 दिन बाद रोचेस्टर आ जाएगा, और जब रोचेस्टर आता है, तो बहुत सारे लोग आने लगे हैं, तैयारियां होने लगी हैं उसके आने की। लेकिन अभी भी जेन के मन में जो स्टोरी, थर्ड स्टोरी पे जो बंद दरवाजा वाला जो रूम है, वो उसके दिमाग में अभी भी घूम रहा है कि आखिर उसके पीछे रहस्य क्या है। अब वो जानना चाहती है कि आखिर बंद दरवाजे के पीछे है क्या। कभी-कभी उसको नौकरों के बीच में गॉसिप सुनाई देती है, लेकिन वो गॉसिप का टॉपिक क्या है? ज़रूर कोई सीक्रेट है, लेकिन है क्या? वो समझ नहीं पाती है। रोचेस्टर लौटता है 3 दिन बाद, जब जैसा बताया था फेयरफैक्स ने, और उसके साथ बहुत सारे गेस्ट आते हैं। उन्हीं गेस्ट में ब्लांच इंग्राम भी आती है, जो कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा शाइनिंग पर्सनैलिटी रखती है। जेन उसको देखती है, देखने के बाद रोचेस्टर को भी देखती है, उसके फीचर्स को, और पूरी तरह से ये कंक्लूज़न निकालती है कि रोचेस्टर से वो प्यार कर बैठी है, और ऐसा प्यार कर बैठी है कि इवन रोचेस्टर ने इसकी तरफ देखा भी नहीं है, और ये उसकी उस पे मर मिटी है टाइप। पार्टी शुरू होती है, लेकिन रोचेस्टर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है इंग्राम पर, और इससे जेन को जेलसी होती है कि आखिर ये इस पे इतना ध्यान क्यों दे रहा है। अगले चैप्टर में जो थर्ड पार्ट ही चल रहा है अभी थॉर्नफील्ड का, रोचेस्टर अपने आप को एक फॉर्च्यून टेलर बन के आता है, जिप्सी बन के आता है, सिर्फ जेन के बारे में पता करने के लिए इसके मन में है क्या। कोई नहीं पहचान पाता ये रोचेस्टर है, और वो आकर के बहुत कुछ बात करता है, लेकिन जेन बहुत होशियार है, और वो बिल्कुल भी मैच्योरिटी से जवाब देती है, बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं बनती है। सारी बातें वो उसको बहुत अच्छे से बता देती है कि क्या-क्या है। वो अपनी फीलिंग्स बता मतलब ज़ाहिर नहीं करती है। कुल मिला के रोचेस्टर फ़ेल हो जाता है उसकी फीलिंग्स जानने के लिए। तभी एक मिस्टर मेसन आते हैं वेस्ट इंडीज़ से। एक ये कौन है एक्चुअली, ये हैं उस जो बर्था मेसन है, उनके भाई हैं, जो आते हैं मिलने इससे रोचेस्टर से। अब सारे लोग रात में सोने चले जाते हैं, और ये जेन भी सो ही रही होती है कि अचानक से उसको फिर से एक वही सैवेज, मतलब कह सकते हैं कि एक दैत्यों वाली, असभ्यों जैसी और बहुत तेज चीख सुनाई देती है। तभी कोई चिल्ला रहा है, हेल्प 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 रोचेस्टर, प्लीज भगवान के लिए मुझे बचा लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सारे नौकर चाकर एकदम से उठ के बैठ जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। रोचेस्टर भी पहुंचता है, और रोचेस्टर सबको बोल देता है कि ठीक है तुम लोग जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं देखता हूँ क्या है। रोचेस्टर को तो पता है सीक्रेट क्या है, लेकिन बाकियों को नहीं पता है, और वो खुद ही उस स्टोरी में, थर्ड स्टोरी पे बंद दरवाजे में चला जाता है, देखता है क्या है, और वहां से वापस लौट के आ जाता है। जब वापस लौट के आता है, देखता है कि मेसन जो कि गया हुआ था थर्ड स्टोरी में, उसको घायल कर दिया गया है बहुत ज़्यादा, और इतना ज़्यादा घायल किया गया, उसके खून निकल रहा है हाथ से, और रोचेस्टर उसको बोल के
एक सर्जन को बुलाने चला जाता है और जेन को मना कर देता है कि तुम कोई भी क्वेश्चन किसी नौकर से कुछ भी नहीं पूछोगी, आखिर ये हुआ क्या है, किसने मेसन को घायल किया है, थर्ड स्टोरी रूम में कौन है, तुम कुछ नहीं पूछोगी। जेन चुपचाप रह जाती है। वापस लौट करके रोचेस्टर जेन को बताता है कि मेरी जिंदगी एक ऐसे ज्वालामुखी की तरह है जो कि सुसुप्त है लेकिन कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। ये बात एकदम सच है, ऐसा होता भी है। एकदम ज्वालामुखी समझिए, कब ब्लास्ट हो जाएगा पता नहीं है। अब रीड जो है, मिसेस रीड, उनका एक लेटर आता है जेन के लिए, क्योंकि उनके बेटे ने सुसाइड कर लिया हुआ है और वो जेन को बुलाती हैं कि मेरे पास आ जाओ एक बार। जेन जब वहाँ पहुँचती है तब वो जेन को बताती हैं, मिसेस रीड, कि तुम्हारे लिए एक लेटर आया था तुम्हारे अंकल का, और वो लेटर में मैंने जानबूझ के झूठ बोल दिया क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, इसलिए मैंने जानबूझ के झूठ बोल दिया है कि जेन मर चुकी है। अब जेन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि जेन को नहीं पता होता है ना कि वो उसका कोई अंकल भी है, ये बात मिसेस रीड को पता है। अब जेन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन इतना उसको पता चल जाता है कि हाँ उसके कोई अंकल हैं दूर के जो कि उसके बारे में फिक्र रखते हैं। अपना पाप कन्फेस करने के बाद रीड अगले दिन मर जाती हैं। अब गेट सेट आने से पहले, जब ये गेट सेट थॉर्नफील्ड से आने वाली थी जेन, तो रोचेस्टर ने कह दिया था कि जब तुम आओगी तो मेरी शादी हो रही होगी, मतलब शादी की तैयारियां चल रही होंगी इंग्राम से जब तुम लौट के आओगी। तो जब ये लौट के पहुंचती है तो उसको लगा तैयारियां चल रही होनी चाहिए, लेकिन वहां कोई तैयारियां नहीं है, एकदम सब कुछ मामला शांत है, ना कोई मेहमान है, ना कोई तैयारी है, ना इंग्राम दिख रही है जो आया करती थी। तो जेन को फिर से उम्मीदें जागने लगती हैं कि हो सकता है मैं या मेरा प्यार जो है वो समझ में आया रोचेस्टर को और मैं इससे शादी कर सकूं, उसकी फिर से उम्मीदें जागृत हो जाती हैं। अगले दिन रोचेस्टर जेन से कहता है कि चलो थोड़ा टहलने चलते हैं। टहलते टहलते वो फिर बात करने लगता है कि 1 महीने में मेरी शादी हो जाएगी, और जैसे ही शादी हो जाएगी तो तुम आयरलैंड चली जाना, वहाँ पर एक स्कूल है, वहाँ तुम स्कूल टीचर बन जाना। ऐसा सुन के ही जेन बेचारी इमोशनल है, रोने लगती है, सुबकियाँ ले लेके रोने लगती हैं, उसके गाल भीग जाते हैं। अब वो रोचेस्टर को डांटने लगती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो जैसे कि मैं मशीन हूँ, मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है। मतलब को ये कुल मिला के ये कहना चाह रही है कि द लव विच आई हैव फॉर यू is not visible to you, you are unable to look at the feelings of mine। कुल मिला के जब इतना बोलती है तो रोचेस्टर भी समझने लगता है। अचानक से रोचेस्टर उसको गले लगा लेता है और उसको प्रपोज करता है कि अच्छा ठीक है, तुम मेरी वाइफ बन जाओ, मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन उसे एकदम से भरोसा ही नहीं होता है कि इसकी तो महीने में शादी होने वाली थी इंग्राम से, और ये मुझे प्रपोज कर रहा है। तो वो भरोसा नहीं कर रही, क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि बहुत ज़्यादा वो बेचारी सिंपल है, गरीब है, तो हेजिटेशन है, सादा है, ये सब बातें उसको भरोसा ना करने पर मजबूर कर रही हैं। रोचेस्टर बार बार कहता है, अंततः वो मान जाती है, चलो अच्छा ठीक है, अगर तुम कह ही रहे हो तो ठीक है, आई विल मैरी यू। अगली सुबह अब जब वो उठती है तो उसको लगता है कि कल का जो एक्सपीरियंस था, वो प्रपोजल, वो एक्सेप्टेंस, वो सब सपना जैसा था, क्योंकि भाई ये एक सिंपल सी नौकरानी टाइप की है, गवर्नेंस है, और वो इतना बड़ा पैसे वाला, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक। लेकिन खैर जो भी हो, जब वो अपने आप को मिरर में देखती है तब उसको बदलाव सा लगता है, उसको लगता है उसका चेहरा अब उतना ज़्यादा प्लेन नहीं है जितना पहले दिखा करता था। अब रोचेस्टर उसको बहुत सारे प्रोमिसेस करता है कि मैं तुम्हें इटली घुमाऊंगा, मैं तुम्हें फ्रांस घुमाऊंगा, यहाँ वहाँ तमाम बातें उससे करता है। अब जब मिसेस फेयरफैक्स को बात पता चलती है तो वो बहुत सरप्राइज हो जाती हैं, और वो पूछती हैं जेन से कि इज दैट लव ही इज मैरिंग यू फॉर, क्या वो तुम्हें प्यार के लिए शादी कर रहा है, क्या वो प्यार करने लगा तुमसे? तो कुल मिला के ये जो है ये टॉन्टिंग वे में पूछा गया है। एक्चुअली एक आयरनी है यहाँ पर, क्योंकि रोचेस्टर को बहुत ज्यादा प्यार नहीं हुआ है अभी इससे, प्यार तो जेन को रोचेस्टर से हुआ है। अब 1 महीना निकल जाता है, कोर्टशिप का मतलब एकदम मान मनोबल का, प्यार दर्शाने का, सब निकल जाता है धीरे धीरे, और अगला दिन ही है शादी का। लेकिन जेन को एक सपना आया है पिछली रात का, सपना क्या एक्चुअली हकीकत है। एक पिछली रात में क्या हुआ, क्योंकि जिस दिन शादी होनी है उसके जस्ट एक दिन पहले की बात है। रात में एक जब ये सो रही होती है तो वो रोचेस्टर को बताती है कि ऐसी इंसिडेंट घटती है कि जब वो सो रही होती है, एक घोस्ट लाइक फिगर, एक भूत या फिगर आता है उसके कमरे में। आने के बाद जिस वार्डरोब में उसका वेडिंग ड्रेस रखी हुई है, उस वेडिंग ड्रेस को उसने उठाया, उठाने के बाद अपने सिर पे डाला, उस घूंघट को डालने के बाद उसने उसको उतारा और उसको फाड़ फूड़ के 2 टुकड़ों में फाड़ के उसको फेंक दिया। उसके हाथ में मोमबत्ती होती है, जब जेन उसको देखने की कोशिश करती है तो मोमबत्ती वो
लगभग उसके मुंह में ठूस देती है। ऐसा ठूसती तो नहीं है लेकिन इतनी ज़्यादा ठूस देती है कि जेन डर जाती है, उस भूतिया फिगर को देख के वो बेहोश हो जाती है। रोचेस्टर कहता है कि नहीं नहीं, ये तो बस सपना है तुम्हारा, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन जेन कहती है ऐसा अगर सपना था तो ड्रेस सुबह फर्श पे पड़ी थी 2 टुकड़ों में कटी हुई, अगर सपना था तो हकीकत कैसे हो गई। खैर, रोचेस्टर उसके इस क्वेश्चन को टाल देता है, कहता कोई बात नहीं, तुम शादी पे ध्यान दो। तभी एक नौकर आता है, जेन को कहता है अपने आप को एक बार शीशे में देख लो, क्योंकि शादी होने जा ही रही होती है। तो जेन जब शीशे में अपने आप को देखती है तो उसको अपने आप को ऐसा लगता है कोई अजनबी सा उसके चेहरे में दिख रहा है। कुल मिला के जो फोर शेडोइंग होती है, एक डिवाइस है फोर शेडोइंग, मतलब जो कुछ बुरा होने वाला होता है उसके बारे में पहले से ही कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं, दैट इज फोर शेडोइंग। तो रोचेस्टर कहता है कि जल्दी आओ, चलना है हमें, चर्च चलना है, शादी होनी है। शादी हो ही रही होती है कि प्रोसेस शुरू हो जाती है। वहाँ पर एक प्रीस्ट पूछता है किसी से, जैसे अपने यहाँ जब किसी ज़मीन का रजिस्ट्रेशन होता है तो लेखपाल आता है गाँव में, सम्मन लेके पूछता है किसी कोई आपत्ति तो नहीं है इस प्रॉपर्टी में, इनने खरीदी है, इन्होंने बेची है। तो जिसको आपत्ति होती है वो अपना लगा देता है आपत्ति। तो वैसे ही वो पूछता है कि क्या किसी को आपत्ति है रोचेस्टर और जेन की शादी में। तभी उस भीड़ में एक स्ट्रेंजर बोलता है कि बिल्कुल मुझे आपत्ति है। और वो आपत्ति, इम्पेडिमेंट का मतलब क्या होता है, बाधा या आपत्ति। मुझे आपत्ति है ये कि रोचेस्टर की एक पत्नी है जो कि जीवित है। ये लो, इतने दिन से सब कुछ हो रहा था और रोचेस्टर पहले से ही पत्नी रखे हुए हैं, शादीशुदा हैं, वो भी जीवित है। तो ये करना क्राइम है भाई, पत्नी होते हुए दूसरी से शादी करना, दैट्स क्राइम। अब बता, वो ये भी कहता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है वर्था एंटोनेट मैसन, यही है मैड वुमेन इन द एटिक। अब स्पेनिश जमैका सिटी से हैं, वेस्ट इंडीज से। रोचेस्टर इस बात को एक्सेप्ट करता है। अच्छा, इस बात में मैं उसकी तारीफ करूंगा कि वो ऑनेस्ट है, वो ढोंगी नहीं है। जब लोग उसके कहते हैं कि, तो कहता हाँ बिल्कुल है। और भीड़ को लेकर आता है अपने घर पे। भीड़ को लेने के बाद वो पहुंच जाता है उसी बंद दरवाजे में, तीसरी मंजिल पे। वहां से लेकर के आता है एक ऐसे फिगर को जो कि इधर उधर दौड़ रहा है पागलों की तरह, चिल्लाते हुए हंसते हुए पागलों की तरह, और आके लोगों को बताता है कि दिस इज माई वाइफ, ये मेरी पत्नी है। और वो पत्नी कौन है, बर्था एंटोइंटा मैसन, जो कि मैड हैं। यही है मैड वुमेन इन द एटिक वाली, मैड वुमन इन द एटिक। अब जेन को ये पता चलता है तो बेचारी, उसे शॉक लगता है और वो टूट जाती है पूरी तरह से कि ये क्या हुआ। इतने दिन से वो उम्मीदें पाल रही थी, वो उम्मीदें एक झटके में टूट गई। उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई, शैटर्ड इन अ फ्लैश। अब उसके पास सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर करे तो करे क्या। सवाल का जवाब ये आता है, लीव थॉर्नफील्ड एट वंस। रोचेस्टर जेन से कहता है मुझे माफ कर दो, जो भी था जैसा भी है, क्योंकि मेरी शादी बर्था से मेरे लालची पिता के द्वारा की गई थी कि मुझे संपत्ति मिल जाए, लेकिन मैं बर्था से प्यार नहीं करता। इसके अलावा वो पागल भी हो गई है जिसकी वजह से उसको इम्प्रिजन किया गया है। और ग्रेस पूल जो बार बार जिसको ब्लेम किया जा रहा था, एक्चुअली ग्रेस पूल ही पूरा पागलपन उसका झेल रही है, बर्था का पागलपन झेल रही है ग्रेस पूल। वो उसकी सुपरवाइजर है, वहाँ उसके साथ रहती उसी कमरे में, उसका ध्यान रखती है। साथ ही साथ उसने एक सर्जन भी रखा हुआ है, डॉक्टर भी रखा हुआ है बर्था का ध्यान रखने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि रोचेस्टर का ये कैरेक्टर अच्छा था। वो अपनी जिम्मेदारियों से भागता नहीं था, भले ही उसकी पत्नी पागल थी लेकिन वो उसका ध्यान रख रहा था। उसके लिए उसने दो दो लोग लगा रखे थे। अब पागल इंसान का साथ में रखना मुश्किल है। अब ये जो आग लगी थी, रोचेस्टर को जान से मारने की कोशिश किसने की थी, बर्था ने। उससे पहले जेन को बार बार डरा कौन रहा था, बर्था। तो कुल मिला के सारे काम जो हो रहे थे वो बर्था मेसन ही कर रही थी। अब वो जेन से कहता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हें घुमाने ले चलूंगा ऐसे वैसे। जेन कहती है अगर मैं ऐसे रहूंगी तो लोग अपनी इस अफेयर को इलीगल और जाने क्या क्या बोलेंगे। मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बन के नहीं रह सकती और मैं किसी को नाराज करना नहीं चाहती। और इसलिए वो अपने 20 सिलिंग्स लेती है और उनको लेने के बाद अपनी यात्रा पर निकल जाती है, जहां तक उसके 20 सिलिंग्स को ले जा सकते हैं चल देती है। पार्ट फोर्थ, मूर हाउस। अब उसका कोच, जहां तक उसके 20 सिलिंग्स थे, वो छोड़ देते हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ एक बंजर भूमि है, जहाँ एक छोटा सा गांव है। उस गांव में पहुंचती है बेचारी काम की तलाश में कि मुझे कोई नौकरानी बना लो, मुझे नौकर रख लो अपना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूटी हताश निराश है, टेस ऑफ द डरवर विल्स की तरह। सब उसको मना कर देते हैं। मना करने के बाद बेचारी भूख से व्याकुल होकर के किसान से खाना मांगती है, किसी तरह से जीवित रहती है। अगला दिन भी तलाश करती है काम की, लेकिन काम नहीं मिलता है। अंततः जब वो भूखों मरने लगती है, तभी एक घर में पहुंचती है। मूर हाउस उस घर का नाम होता है, जहां पर दो महिलाएं हैं
जिनका नाम है मैरी और डायना, दो हैं। उनके पास वो पहुंचती है और वो उस पे थोड़ी दया दिखाती हैं, उसको शेल्टर देती हैं, थोड़ा खाना देती हैं, आश्रय और खाना दोनों देती हैं। तभी उनका एक जो भाई है वो आ जाता है, जिसका नाम है सेंट जॉन रिवर्स। वो आ जाता है, वो भी इनकी हेल्प करता है। 3 दिन बाद धीरे-धीरे ये थोड़ा ताकत इनके अंदर आती है। जॉन रिवर्स जो है वो एक चर्च में पार्सन है, क्लर्जी हैं, और जो कि इनका चेहरा ग्रीस है, ये पूरी तरह से रेशनल इंसान है। इनके अंदर इमोशंस बिल्कुल नहीं है। ये सारे काम तर्क के आधार पे करते हैं, तार्किक इंसान हैं ये। अब सब लोग एग्री हो जाते हैं, दोनों बहनें और ये भाई सेंट जॉन रिवर्स उनका, कि चलो कोई बात नहीं, हम इसको अपने साथ रख लेते हैं। दोनों बहनें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो जॉन रिवर्स हैं बहुत ज़्यादा डिस्टेंट, कंडेंस्ड और कंट्रोल्ड इंसान हैं, बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, फीलिंग्स नहीं हैं, दिखाते हैं अपने आप को मेच्योर, तमाम बातें, इनका कैरेक्टर थोड़ा अलग टाइप का है। अब 3 दिन में मूर हाउस बंद होने वाला है, क्योंकि जिस घर में ये लोग रह रहे हैं वो घर किसी और का होने वाला है। इनके एक चाचा की डेथ हो चुकी है, तो संपत्ति उन्होंने किसी और को दे दी है। अब और दिक्कत इनके सामने आ गई। अब वो जेन कहती है कि अब मैं कहाँ जाऊँगी? क्या मेरे लिए आपने कोई काम ढूँढा? तो सेंट जो जॉन रिवर्स हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैंने एक स्कूल ढूँढा है, तुम चली जाओ, इस स्कूल को जॉइन कर लो, स्कूल टीचर बन जाना। तुम्हें बगल में एक कॉटेज मिल जाएगी, वहाँ तुम रहने लगोगी, और बस यही तुम्हारे लिए ठीक है। चलो ठीक है, बेचारी उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है, जॉइन कर लेती है जा करके। और जॉइन करने के बाद उसकी जो मालकिन है, जिसका नाम रोजामंड ओलिवर है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और इवन जेन को भी अच्छी लगती है। लेकिन सेंट जॉन अपने आप को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, स्टोइक दिखाते हैं, और ऐसा लगता है कि वो किसी से इम्प्रेस नहीं है, चाहे कोई खूबसूरत हो, कैसा भी हो। हालांकि ऐसा है नहीं, इम्प्रेस हैं, लेकिन दिखाते कुछ और हैं, थोड़ा ढोंग कर रहे हैं यहाँ पर। अब जेन ने अपनी जॉब फिर से शुरू कर दी है, एक सिंपल सी जॉब, और वहीं पर, लेकिन जब भी वो खाली बैठती है उसको सपना अभी भी रोचेस्टर का ही आ रहा है। और रोचेस्टर का सपना जैसे ही आता है तो उसकी पूरी मेंटल पीस नष्ट हो जाती है, समझ नहीं आता तो करे क्या। उसको बार बार वो सपने याद दिला रहे हैं कि किस तरह से उसका दिल टूटा था, कैसे रोचेस्टर ने उसको धक्का दिया, मतलब धोखा दिया था, एक्चुअली धक्का नहीं, धोखा दिया था। और दूसरी तरफ अपनी जॉब तैयार बेचारी जारी रखती है। वहीं पे रोजामंड ओलिवर उसकी तारीफ करती है, उसके पोर्ट्रेट की, कभी कभी जो पेंटिंग किया करती है तो उसकी तारीफ वो करती है। एक दिन सेंट जॉन आ जाता है अचानक से और बोलता है कि मैं रोजामंड से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जेन को बताता है इस बात को। देखिए, कुल मिला के जिस तरह से रोचेस्टर ने इंग्राम का इस्तेमाल किया था, कि वो इंग्राम का इसलिए इस्तेमाल कर रहा था जेन को जेलस फील कराने के लिए, ठीक वैसे ही ये भी कर रहे हैं। जॉन आते हैं और जेन को बता रहे हैं कि प्यार किससे है? रोजामंड ओलिवर से। प्यार तो है जेन से, लेकिन रोजमंड का नाम सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि जिससे कि ये जेलस फील करे और आके चिपक जाए कि नहीं नहीं नहीं, तुम उससे प्यार नहीं करना, तुम तो मेरे हो टाइप। तो ये कुल मिला के हिपोक्रेसी थीम है इस नोवेल में, तो वो इस दिखाई गई है यहाँ पर। अब बर्फ पड़ने लगी है। जेन उस कॉटेज में रहती है जो कि ओलिवर, रोजमंड ओलिवर के द्वारा उसको दी गई है। सेंट जॉन वहां पर आता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बात करते करते उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम थॉर्नफील्ड में रहती थी, ऐसा सा था। लेकिन रोचेस्टर के बारे में इसको नहीं पता है। फिर वो ये भी कहता है कि तुम्हारा नाम, असली जो नाम है वो जेन एयर है, क्योंकि तुम्हारे चाचा का लेटर मेरे पास आया है, और अब मुझे पता चला है कि जो तुम्हारे चाचा हैं वो मेरे भी दूर के रिश्तेदार हैं। कुल मिला के हम दोनों आपस में क्या हुए हैं? कज़न हुए हैं, हम आपस में हुए हैं कज़न। चाचा मर चुके हैं और उन्होंने 20,000 पाउंड्स एक्चुअली 30,000 पाउंड की संपत्ति छोड़ी है, और वो संपत्ति हम 4 लोगों में बटेगी। किन-किन में बटेगी? मैरी, डायना, जॉन और जेन में। तो 5,000 पाउंड मिल जाएँगे। अब इसकी जो कमाई थी, वो थी 30 पाउंड अ ईयर, 30 पाउंड अ ईयर। अब 5,000 पाउंड कमाने में मान के चलो उसको 667 साल लगते। जेन को जो उसको मिला है 5,000 पाउंड, वो कमाने में 667 साल लगते, तब वो कमा पाती जिस तरह से उनकी इनकम थी। तो कुल मिला के एक झटके में ही वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गई। अब मूर हाउस छोड़ने की तैयारी वो करने लगी है। धीरे-धीरे यहाँ पे 1 साल, मतलब 1.5 साल गुज़र चुका है यहाँ जॉब करते-करते। रोचेस्टर के बारे में उसने 2 लेटर भी भेजे फेयरफैक्स को, लेकिन फेयरफैक्स ने कुछ नहीं बताया है। अभी तक रोचेस्टर के बारे में कोई जानकारी नहीं हुई। सेंट जॉन आता है और कहता है कि मैं इंडिया जा रहा हूँ, मुझे वहाँ मिशनरी का काम करना है, और ऐसा करो तुम मुझसे शादी कर लो, शादी करके तुम मेरे साथ इंडिया चलो, हम दोनों वहाँ मिशनरी बन जाएँगे।
लेकिन जेन मना कर देती, कहती है कि मुझे तुम्हारे प्रपोजल में कोई प्यार दिखाई नहीं दे रहा है, एंड आई हेट योर स्टोइक नेचर, कोल्ड नेचर, मुझे तुमसे प्यार नहीं है। फिर से बेचारी तैयारी करी रहती है, जॉन फिर से आता है, कहता है कि मुझे चलो, मैं तुमसे फिर से कह रहा हूँ, प्रपोजल फिर से देता है, लेकिन जेन इस बार भी मना कर देती कि तुम निकलो यहाँ से, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है। अब जेन बता चुकी है जॉन को रोचेस्टर के बारे में, तो जेन को इसको लगता है जॉन को कि अभी भी ये रोचेस्टर से ही प्यार कर रही है। अब उसको हेलुसिनेशंस आने लगे हैं, सपने आने लगे हैं। उसको लगता है कि रोचेस्टर उसको बार-बार बुला रहा है, और इस बार ऐसे बुला रहा है जैसे उसको बहुत ज़्यादा दर्द और बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। ये बात सही है, क्योंकि रोचेस्टर की कहानी बदल चुकी है जैसे ही जेन वहाँ से आई थी तब से। वो हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा। अगले दिन वो अपनी यात्रा शुरू कर देती है थॉर्नफील्ड हॉल रोचेस्टर के यहाँ जाने के लिए। वहाँ पहुँच के वो देखती है एकदम शांत कदमों से जाकर के उस मैंसन को। उसको देखती है कि पूरा का पूरा मैंसन बर्बाद हो चुका है, पूरा जला पड़ा है, आग लग गई वहाँ, ऐसा क्या हुआ है? पूरा ग्राउंड, लॉन, गार्डन सब बर्बाद है। ये सब देखने के बाद चुपचाप बेचारी इन में लौट आती है, और वहाँ लौटने के बाद उसको पता चलता है, इनका जो होस्ट है वो बताता है कि क्या-क्या हुआ था प्रीवियस ऑटम में। वो कहता है कि जो मैनसन है, मैनसन के मालिक रोचेस्टर, उनकी पत्नी बर्था मैसन, वो पागल थी। उन्होंने पूरे घर को आग लगा दी। पूरे घर को आग लगा दी। रोचेस्टर ने अपने सारे नौकरों को बाहर निकाल दिया, और खुद जलते हुए उस मैंसन में उस पागल महिला को बचाने गए, अपनी पत्नी को बचाने गए, जो कि थी पागल दुनिया के लिए, लेकिन रोचेस्टर फिर भी गया उसको बचाने छत पर। थर्ड स्टोरी पे तो वैसे ही थी, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचता, तो वो चिल्लाई एकदम से, चिल्लाने के बाद वो कूद गई वहीं से, और सीधे कूद के मर गई। अब रोचेस्टर को नीचे उतर के आना था, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतर के आया, पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गया, और वो किसी तरह से हाफ डेड, आधा मरा हुआ बाहर निकाला गया लोगों के द्वारा। उसकी एक आंख बिल्कुल बाहर निकल चुकी थी, और एक आंख की रोशनी चली गई, एक हाथ कट गया, काटना पड़ा बाद में। और इस तरह से अब वो अपनी आईसाइट खो चुका है, विकलांग हो चुका है, एक हाथ का हो चुका है। और अब वो फर्नडीन जो उसका फार्म हाउस है वहां पे रह रहा है, विकलांग, अंधा और पूरी तरह से बर्बाद। जैसे ही जेन ये बात सुनती है, पूरी तरह से उसको धक्का लगता है, अरे ये क्या हुआ। और फिर वो तुरंत एक कोच ऑर्डर करती है, जैसे अपने आजकल ओला, उबर और तमाम चीज़ें ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, रैपिडो, वैसे ही पुराने ज़माने में कुछ होता होगा, उसने ऑर्डर किया, और वो वहाँ चल दी रोचेस्टर के लिए। अब रोचेस्टर के यहाँ पहुँच के देखती है कि जंग उसका जो फार्म हाउस है बहुत ही घने जंगल में है। वहाँ पहुँचते-पहुँचते उसको अंधेरा हो गया, हल्की बारिश भी हो रही है। देखती है कि एक उस घर का दरवाज़ा धीरे से खुलता है, उस घर के दरवाज़े से एक आदमी निकल के आता है, और बाहर अपना हाथ करता है बारिश की बूंदों को महसूस करने के लिए, क्योंकि वो अंधा है। तो वो कौन है एक्चुअली? वो रोचेस्टर ही है, जो अनुमान लगा रहा है कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही। लेकिन वो अभी भी स्ट्रॉन्ग और स्टालवार्ट जैसा है, अभी भी उसके अंदर ग्रेस है, ताकत है, ऐसा नहीं लगता कि वो भले ही अंधा हो चुका है, लेकिन अभी भी उसकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव है, जेन बता रही है ऐसा। अब रोचेस्टर जैसे ही अंदर जाता है, जेन भी पीछे से पहुंच जाती है, नौकरों से बात करने लगती है। नौकरों से बात करते ही रोचेस्टर सुन लेता है कि अरे ये तो जेन की आवाज़ लग रही है। वो उसको पूछता है, तो जेन कहती है कि मैं अभी भी आई हूँ, तो उसको वो टच करके महसूस करता है कि यस, जेन ही है। अब जेन उसको पूरी बात बता देती है कि मुझे 5000 पाउंड मिल चुके हैं, और मैं अब ऑर्फन ना होकर के जेन एयर बन चुकी हूँ, मेरा सरनेम मुझे मिल चुका है, मतलब मैं एक खानदान से हूँ, और ऐसा-ऐसा है, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। तो रोचेस्टर को अपने खुद पे दया आ जाती है, वो उसको कहता है कि अब तुम क्या मेरे साथ रहोगी, तुम ऐसा करो, अपनी ज़िंदगी जियो, सेल्फ पिटी दिखाता है। फिर तमाम बातें वो कहता है, फिर वो जेन उसको जलाने के लिए, जैसे ये कभी इंग्राम को इस्तेमाल किया करता था, जेन को जलाने के लिए रोचेस्टर, वैसे ही जेन अब इस्तेमाल कर रही है सेंट जॉन का। बताती है जेन इसको, रोचेस्टर को, कि वहाँ पे मेरा कज़न है जॉन, जो मुझसे शादी करना चाह रहा था, बहुत ही ग्रेट है, ऐसा है, वैसा है। तो रोचेस्टर हालाँकि जेलस फ़ील नहीं करता, वो कहता है कोई बात नहीं, तुम चली जाओ, उससे शादी कर लो, तुम्हारी अच्छी ज़िंदगी कटेगी। लेकिन जेन कहती नहीं, नहीं, मैं तुम्हारे साथ खुश रहूँगी, मुझे उसका साथ नहीं चाहिए, मुझे हैप्पीनेस चाहिए जो कि मुझे तुम्हारे साथ मिलेगी। अब रोचेस्टर कहता है कि क्या मैं तुम्हें डरावना नहीं लगता? तो जेन कहती है कि तुम पहले ही डरावने लगते थे, मज़ाक में कहती है, और अब भी मुझे डरावने ही लगते हो। और वो उसको प्रपोज़ करता है, जेन मान जाती है, और दोनों की शादी हो जाती है। अंततः जो अल्टीमेट चैप्टर है लास्ट में, उसमें जेन कहती है कि 10 साल हो गए हमारी शादी को। अब धीरे-धीरे रोचेस्टर को चमत्कार हुआ है कुछ ऐसा कि उसकी आँखें धीरे-धीरे, एक तो निकल ही चुकी थी, दूसरी आँख से दिखना बंद हो गया था, उससे थोड़ी नज़र वापस आनी शुरू हो गई है, क्योंकि जब मैंने हार पहना तो उसको दिखाई देने लगा। फिर जब मेरा बच्चा पैदा हुआ, तो मैंने बच्चा उसको उसकी गोद में दिया, रोचेस्टर की गोद में,
तो उसको पूरी तरह से दिखाई देने लगा। उसने कहा इसकी आँखें एकदम मेरे जैसी हैं, रोचेस्टर जैसी आँखें उसके बेटे की हैं। तो कुल मिला के अब इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। जॉन इंडिया में चला गया है, इंग्लैंड उसने छोड़ दिया है, मिशनरी बन गया है और अब जेन बराबर पे रह रही है उस लेवल पे। कभी वो नौकरानी बन के रह रही थी रोचेस्टर की, लेकिन आज वो इक्वल लेवल पर है। तो कुल मिला के जो फेमिनिस्ट थीम है, फेमिनिज्म की जो थीम है वो कवर अप की गई है अंततः अल्टीमेटली इन द नॉवेल। तो दोस्तों ये थी इस नॉवेल की कहानी, जो कि मैंने पूरी कोशिश की है सिंपल रखने की। अब आप नॉवेल पढ़ेंगे तो आपको 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन अब आप 50 मिनट 1 घंटा अगर दे सकते हैं तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन अ मैसिव मैसिव वे। आई होप द वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। You can like, subscribe, share the channel. Thanks for watching.